के स्टूडियो हम बात करने वाले हैं द्विविमीय अप्रत्यय संघट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विविमीय अप्रत्यय संघट क्या होगा? जो कि आपकी दो विमाओं में हो, अर्थात या तो एक्स वाई में होगा या तो वाई जेड में होगा या जेड अक्ष में होगा। तो हम केवल x और y एक्स की बात करेंगे, क्योंकि दो विमाएं तो हम एक्स वाई भी ले सकते हैं, वाई जेड भी ले सकते हैं, जेड एक्स भी ले सकते हैं। तो हम कौन सा अक्ष ले रहे हैं? एक y अक्ष ले रहे हैं आपका, और एक कौन सा अक्ष ले रहे हैं? आपका x अक्ष ले रहे हैं। इसके विपरीत भी खींच लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? खींच लेते हैं। अब द्विविमीय अप्रत्यय संघट के लिए हमें क्या करना है? जो आपके पिंड आएंगे, ये मान लेते हैं आपका M1 द्रव्यमान का पिंड है, और ये आपका है M2 द्रव्यमान का पिंड है। ये आपका कौन से द्रव्यमान का पिंड है? M2 द्रव्यमान का पिंड है। तो वे कुछ इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। किस डायरेक्शन में आ रहे हैं? इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं? आपके इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस प्रकार से। और ये वाला जो पिंड है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका जो वेग है वो कितना माने? u1, और इसका जो आपका वेग है वो कितना माने? हमने u2 माने हैं। ये u2 वेग से दिशा में आ रहा है, ये u1 वेग से दिशा में आ रहा है। और ये पिंड इसके साथ कितना कोण बना रहा है? मान लेते हैं θ1, और इसके साथ कोण कितना बना रहा है? आपका θ2। अब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों पिंड इस प्रकार से आते हुए एक दूसरे से टकराएंगे। और चूंकि ये कैसा है? अप्रत्यय संघट है, तो वे टकराएंगे और एक ही दिशा में क्या बढ़ने लगेंगे? आगे बढ़ने लगेंगे। जैसे कि हमने यदि द्विविमीय प्रत्यय संघट की बात करते हैं तो उसमें हम ऐसे करते हैं, M1 द्रव्यमान का पिंड, M2 द्रव्यमान का पिंड, इसका वेग था आपका u1, इसका वेग था आपका प्रारंभ में 0 था, फिर होगा u2 जब टकराया तो इसके पश्चात ये v वेग से आगे को गति करे तो यहाँ भी ऐसा कि M2 द्रव्यमान का पिंड है, M1 द्रव्यमान का पिंड है, जब टकराए तो आपस में चिपक गए। इसका द्रव्यमान आपका M1 है, इसका M2 है, और ये एक ही वेग v से क्या करने लगे? आगे की ओर गति करने लगे। किससे गति करने लगे? आगे की ओर। v वेग से क्या करने लगे? ये आगे की ओर गति करने लगे। तो इतना सब कुछ है। अब ये जो आपका M1 द्रव्यमान का पिंड वो u1 वेग से θ1 कोण बनाते हुए यहाँ आया और इसने संघट किया। इसी प्रकार M2 द्रव्यमान का पिंड u2 वेग से आया, θ कोण बनाते हुए इस पिंड से टकराया और संघट हुआ। तो इस पिंड का इस θ की ओर घटक क्या आ जाएगा? आपका M1 cos θ1, इस θ की ओर घटक, और इसके विपरीत क्या आ जाएगा? θ1 के विपरीत क्या आ जाएगा? M1 sin θ1। कितना आ जाएगा आपका? M1 sin θ1। इसी प्रकार इस M2 का θ2 की दिशा में जो आपका θ2 की दिशा में जो आपका वेग आएगा, ये हम वेग की बात करें। देखिए u1 क्या है? एक प्रकार का वेग है। वेग कैसी सदिश राशि है? θ1 कोण बना रही है, तो इस वेग का इस दिशा में घटक आएगा आपका u1 cos θ1। मैंने गलती से M1 cos θ1 लिख दिया था। तो इसी प्रकार M2 द्रव्यमान u2 वेग से आ रहा है, जो कि कितना कोण बना है? θ2 कोण बना रहा है। तो इसका इस दिशा में घटक कितना आ जाएगा? आपका इस दिशा में जो आपका घटक आ जाएगा वो आ जाएगा u2 cos θ2। क्या आ जाएगा? u2 cos θ2 आ जाएगा आपका। और इसके विपरीत क्या घटक आ जाएगा आपका? इसके विपरीत जो आपका घटक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? u2 आपका sin θ2। हम एक बार जानते हैं, जैसे ये आपका है, ये यदि a है, ये कोई सदिश a है और यहाँ से कोण θ हो रहा है, तो इसकी ओर घटक क्या आ जाएगा? आपका a cos θ, और इसके विपरीत क्या आ जाएगा? आपका a sin θ। तो यहाँ हमने एक के स्थान पे क्या माने हैं? हमने एक के स्थान पे क्या माने हैं? u1, और थीटा के स्थान पे क्या माने हैं? θ1। तो आपका आना चाहिए। देखिए, इसकी घटक क्या हो जाएगा? u1 cos θ1, u1 cos θ1, और इस डायरेक्शन में u2, अब हमने क्या मान लिया? इसे u2 मान लिए और इसे हमने θ2 मान लिए। तो यहाँ क्या आएगा? u2 cos θ2। उसी प्रकार विपरीत दिशा में इसे हमने पहले u1 माने, फिर u2 माने, फिर हमने इसे θ1 माने, θ2 माने, तो आ गया u1 sin θ1, u2 क्या आ गया? आपका sin θ2 आ गया। अब हम इतना आपका निकल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसे अब हम जानते हैं एक बात कि आपका जो अप्रत्यय संघट होता है वो उसमें कौन से नियम का पालन होता है? आपका संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो अब हम कौन सा नियम लगाएंगे? संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? आपका
संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि संघट के पूर्व का संघट के पूर्व का संवेग संघट के बाद के संवेग का बराबर होगा। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो दिशा है, एक है y अक्ष की दिशा, एक है आपकी x अक्ष की दिशा। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हमें इस दिशा में पहले x अक्ष की दिशा में हमें संवेग संरक्षण का नियम लगाना होगा और y अक्ष की दिशा में कौन सा नियम लगाना होगा, संवेग संरक्षण का नियम लगाना होगा। तो आपका हम मान लेते हैं x अक्ष की दिशा में, जो है आपका x अक्ष की दिशा में, अभी हम x अक्ष की दिशा की बात कर रहे हैं। संघट के पूर्व संवेग क्या हो जाएगा आपका, जब ये दोनों अभी आ रहे हैं संघट नहीं हुआ है, जब ये टकरा गया तब संघट हो गया। तो टकराने से पहले जो भी संवेग है x अक्ष की दिशा में अब हम वो देखेंगे। तो संघट के पूर्व संवेग वो क्या हो जाएगा आपका, इस पिंड का जो भी संवेग है x अक्ष की दिशा में धन इस पिंड का जो भी वेग है x आपके x अक्ष की दिशा में, तो सॉरी संवेग है, तो इस पिंड का संवेग x अक्ष की दिशा में कितना होगा, द्रव्यमान जो कि इस पिंड का कितना है m1, ओके, जो भी कितना है आपका इस डायरेक्शन में है आपका m1, और जो आपका इस डायरेक्शन में वो कितना है आपका, यदि हम इस डायरेक्शन की बात करें तो वो कितना है आपका u1 cos θ1, आपका कितना है u1 cos θ1, यहाँ कितना है आपका u1 cos θ1 है, क्योंकि अब x अक्ष की बात करें तो कितना है u1 cos θ1 है, तो ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका वेग, तो निकल गया इस पिंड का संवेग। ध्यान, इस पिंड का संवेग कितना होगा, द्रव्यमान जो कि है m2, और इस पिंड का वेग कितना है x अक्ष की दिशा में वो कितना है u2 cos θ2, कितना है आपका u2 cos θ2 है, क्या है आपका u2 cos θ2, तो ये हो गया संघट के पूर्व का संवेग x अक्ष की दिशा में। अब हम क्या देखेंगे, संघट के पश्चात संवेग x अक्ष की दिशा में, संघट के पश्चात संवेग वो कितना होगा, देखिए यहाँ संघट हुआ है, संघट के पश्चात जो है आपका ये जो पिंड है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी कौन सी x अक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो x अक्ष की दिशा में संघट के पश्चात का समय क्या हो जाएगा, ये दोनों पिंड आपस में जुड़ गए और गति कर रहे हैं v वेग से, तो इनका जो संवेग होगा वो कितना होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान कितना होगा आपका m1 प्लस m2, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा m1 प्लस m2 इंटू वेग कितना होगा आपका यहाँ पर v होगा, तो m1 प्लस m2 इंटू क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो संघट के बाद का संवेग और ये हो गया संघट के पूर्व का संवेग, कौन सी दिशा में, x अक्ष की दिशा में। तो अब हम लगेंगे x अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण करने, हम कौन सी दिशा में लगा रहे हैं, x अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण नियम, क्या लगा रहे हैं हम, संवेग संरक्षण में क्या लगा रहे हैं, यहाँ नियम लगा रहे हैं। देखिए जब हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो लिख लेते हैं इसका मान इसके बराबर कर देते हैं m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos θ2 बराबर किसके हो जाए, कितनी वैल्यू हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू v, m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम लगा दिया हमने x अक्ष की दिशा में। अब ये तो हो गया आपका संवेग संरक्षण नियम लगा, ये बचा। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं, v का मान निकाल लेते, तो v का मान कितना आ जाएगा आपका, इसका मान कितना आ जाएगा आपका, ये m1 प्लस m2 को हम यहाँ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा आपका m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos θ2 डिवाइड बाय ये m1 प्लस m2, तो ये क्या हो गया, आपके v का मान निकल गया। इस v के मान को याद रखिएगा क्योंकि जब हम इसके लिए आगे सॉल्व करेंगे तो इस v के मान की क्या पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में अब उन्होंने संवेग संरक्षण का नियम, तो y अक्ष की दिशा में संघट के पूर्व का संवेग कितना होगा। देखिए y अक्ष की दिशा कौन सी है, ये वाली आपकी y अक्ष की दिशा, ये आपकी y अक्ष की दिशा, तो इस y अक्ष की दिशा में संघट के पूर्व अर्थात जब ये दोनों आपस में आए टकराए तो संघट हो गया, तो संघट के पूर्व यानी टकराने से पहले y अक्ष की दिशा में इनका जो भी संवेग होगा अब हम वो लिखेंगे। तो देखते हैं, देखिए संघट के पूर्व क्या संवेग हो जाएगा y अक्ष की दिशा में, इस पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका m1 और इस पिंड का क्या आएगा आपका वेग जो कितना है u1 sin θ1। उसी प्रकार यहाँ भी आपका इस पिंड का संवेग लिखेंगे तो इस पिंड का द्रव्यमान
गुणा इस पिंड का क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा u2 sin थीटा 2। अब जरा देखिए जो y अक्ष है, ये y अक्ष कौन सी दिशा में है, माइनस दिशा में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, क्योंकि y अक्ष की माइनस दिशा में, मतलब इधर ऋणात्मक वैल्यू आती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस u2 sin थीटा 2 से अच्छे से लिख लेते हैं m1 u1 sin थीटा 1, ये माइनस सामने ला देंगे, माइनस m2 u2 sin थीटा। तो ये क्या हो गया आपका संघट के कुल संवेग y अक्ष की दिशा में आ गया इतना। संघट के पश्चात अर्थात जब संघट हो गया तो ये आगे की ओर जा रहे हैं, तो बताइए जब संघट हुआ तो ये x अक्ष की दिशा में आगे की ओर जा रहे हैं, मतलब कि y अक्ष की दिशा में इनका वेग नहीं है, इनका वेग है x अक्ष की दिशा में। तो y अक्ष की दिशा में यदि हम इनका संवेग लिखने जाए तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों चिपक गया आपस में, तो इनका द्रव्यमान क्या निकलेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब इसका वेग, इसका जो वेग v है वो x अक्ष की दिशा में है, किंतु y अक्ष की दिशा में इसका वेग कितना है आपका 0 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो m1 प्लस m2 का गुणा यदि हम 0 से करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो संघट के पश्चात संवेग कितना हो गया आपका 0, और संघट के पूरा का संवेग कितना होगा, इतना हो गया। अब संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे y अक्ष की दिशा में, तो इसका मान हम किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा m1 u1 sin थीटा 1 माइनस m2 u2 sin थीटा 2 बराबर, इसका मान इसके बराबर कर देंगे अर्थात 0 के। तो यहाँ से आपका क्या मान निकल गया, m1 u1 sin थीटा 1 माइनस m2 u2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू 0 निकल गया। तो हमने संवेग संरक्षण के नियम y अक्ष की दिशा में भी लगाए और x अक्ष की दिशा में भी लगाए। अब जो आपका द्विविमीय अप्रत्यास्थ संघट है उसमें तो गति ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि जो आपकी प्रारंभिक गति ऊर्जा आती है वो अंतिम गति ऊर्जा से कैसे आती है, अधिक आती है, उससे हमने सिद्ध भी किए थे। तो अब हम प्रारंभिक गति ऊर्जा देखेंगे पहले, इस द्विविमीय अप्रत्यास्थ संघट में कितनी आएगी, मतलब संघट के पूर्व की गति ऊर्जा देखेंगे, फिर देखेंगे कि संघट के पश्चात की आपकी गति ऊर्जा कितनी है, और फिर हम गति ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे, उससे हमें मालूम चलेगा कि कितनी गति ऊर्जा कम हुई है। तो अब हम निकाल लेते हैं संघट के पूर्व की गति ऊर्जा, संघट के पूर्व की गति ऊर्जा। तो इसमें गति ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। संघट के पूर्व की गति ऊर्जा वो कितनी निकल जाएगी, इस पिंड का जो भी द्रव्यमान है वो कितना है m1, और इस पिंड का वेग कितना है आपका u1 है, तो u1 का स्क्वायर धन इस पिंड का आपका जो है द्रव्यमान कितना है m2, और इस पिंड का वेग कितना है आपका u2 का स्क्वायर। तो आगे संघट के पूर्व की गति ऊर्जा अब हम निकाल लेते हैं आपके, जब ये संघट हो गया संघट के पश्चात की गति ऊर्जा, संघट के पश्चात गति ऊर्जा की संघट जब हो गया तो गति ऊर्जा कितनी निकली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही इज इक्वल टू 1/2। ये संघट के पश्चात दोनों पिंड एक दूसरे चिपक गए और v वेग से क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे, कौन से वेग से बढ़ रहे हैं, v वेग से क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे, तो इनका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और आपका वेग कितना है v, और इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना होगा। तो ये निकल गया आपकी प्रारंभिक गति संघट के पूर्व की गति ऊर्जा, ये निकल गया संघट के पश्चात की गति ऊर्जा। अब हम एक बात जानते हैं कि आपकी जो संघट के पूर्व की गति ऊर्जा रहती है वो संघट के पश्चात की गति ऊर्जा के कभी भी बराबर नहीं आती है। क्यों, क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट में कुछ ऊर्जा निकलती है जिससे कि जो है आपकी संघट के पूर्व की गति ऊर्जा अधिक आती है, संघट के पश्चात की गति ऊर्जा कम आती है। तो हम देखेंगे कि जो आपकी गति ऊर्जा है उसमें कमी कितने की आई, मतलब कि इसकी जो गति ऊर्जा थी और इसकी जो गति ऊर्जा आई तो कितने की कमी है वो देखेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, गति ऊर्जा में कमी, मतलब गति ऊर्जा में जो भी क्षय हुआ, मतलब जो भी गति ऊर्जा निकली है वो निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका मान अधिक है उसमें से जिसका मान कम है उसको घटाएंगे। तो संघट की पूरी गति ऊर्जा अधिक होती है तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर धन 1/2 m2 u2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 आ जाएगा आपका किसका, v का स्क्वायर। तो ये गति ऊर्जा में क्षय, हम v का मान जानते हैं, हमने v का मान कुछ देर पहले निकाले थे, वो कितना आया था आपका, जो आपका v का मान था वो आया था आपका नीचे आया था m1 प्लस m2, और जो आपका ऊपर आया था वो कितना आया था आपका cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 आया था, और
यह आया था आपका u1 cos थीटा 1 u2 cos थीटा 2, यह आया था आपका v का मान। तो हम इस यहाँ हम रख देंगे इस v का मान, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/2 है, तो ये हम क्या कॉमन निकालते हैं 1/2 कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर धन m2 u2 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर माइनस 1/2 जैसा का वैसा नीचे लिख लेते हैं m1 प्लस m2। अब इस v के स्थान पे वो लिख लेते हैं जो कि कितना है आपका u1, जो कि कितना है आपका, यहाँ लिख लेते हैं m1 प्लस m2, ये कितना है आपका नीचे m1 प्लस m2 है, v के यदि हम मान देखें तो ऊपर क्या है आपका u1 cos थीटा 1, u1 क्या है आपका cos थीटा 1 का स्क्वायर, शायद ये यहाँ m1 भी था आपका, m1 भी था और यहाँ पर आपका इसके पहले m2 भी था, तो यहाँ पहले ये हो जाएगा m1 u1 cos थीटा 1, यहाँ हो जाएगा m2 u2 cos थीटा 2, इसका क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यही होगी आपकी गतिज ऊर्जा में क्षय। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मतलब संघटन की पूरी गतिज ऊर्जा इतनी, संघटन के पश्चात की गतिज ऊर्जा इतनी, किंतु प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है संघटन की पूर्व की और अंतिम गतिज ऊर्जा जो संघटन के बाद की सभी बराबर नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी आती है संघटन के पश्चात गतिज ऊर्जा में। तो हमने कितना क्षय हुआ कितनी कमी आई वही क्या निकाल लिया, इतने निकाल लिए, तो इतने की आपको क्या आई कमी आई। इसे आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, यदि आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा हम वो देख लेते हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसे गति ऊर्जा में क्षय को नाम देते हैं डेल के से, तो जो डेल के की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर धन इसे लिख रहे हैं m2 u2 स्क्वायर, अब माइनस 1/2 इस m1 प्लस m2 जैसे का वैसा m1 प्लस m2, यहाँ m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यदि हम इसके स्क्वायर को इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, केवल इसका आएगा cos थीटा 1 प्लस m2 cos थीटा 2 का स्क्वायर आएगा m1 प्लस m2 का इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ m1 प्लस m2 है, यहाँ m1 प्लस m2 2 है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली डेल के का मान कितना आ जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर धन m2 u2 का स्क्वायर माइनस 1/2, नीचे क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, ऊपर क्या बन जाएगा m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2, इसका क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगी आपकी गति ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने द्विविमीय प्रत्यास्थ संघटन के बारे में पढ़े। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।